बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने स्कैनएफ को शुरू किया था। स्कैनएफ से इनपुट लेना हमने पढ़ा था कि स्कैनएफ से किस तरह इनपुट लेते हैं। सबसे पहले स्कैनएफ के ऊपर एक प्रिंटएफ लगाते हैं, फिर स्कैनएफ लगाते हैं, प्रिंटएफ लगा के फिर स्कैनएफ लगाते हैं, और ये प्रोग्राम हमने चलाया था। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम हमने बनाया था जिसमें इनपुट डिस्टेंस इन किलोमीटर्स एंड कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स। किलोमीटर अगर हमने उसको दिए 5 तो ये हमें बताएगा कि 5000 मीटर्स हैं उसके। फिर हमने नेक्स्ट एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें नेम, एड्रेस और एज, एंटर योर नेम, एंटर योर एड्रेस, एंटर योर एज। तो वही चीज हमें उसने आउटपुट कर दी थी। नेक्स्ट प्रोग्राम ट्राइएंगल वाला बनाया था जिसमें ट्राइएंगल का बेस और हाइट लेनी है, दो चीजें इनपुट करनी है, कैलकुलेशन अप्लाई करनी है। ये फार्मूला दिया हुआ है 1/2 बेस और हाइट, और उसके मुताबिक जो एरिया आएगा उसको आउट करना था। बेस हमने दी, हाइट दी, इसके मुताबिक उसका एरिया आ गया। इसके बाद एक्सचेंज वाला प्रोग्राम हम कर रहे थे। एक्सचेंज वाला प्रोग्राम ये था कि दो वेरिएबल्स की वैल्यू लेनी थी, एक्स और वाई की, फिर उसको हमने बदलना था, आपस में स्वैप करना था या एक्सचेंज करना था, और फिर एक्स और वाई की वैल्यूज जो है वो शो करनी थी। एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 7। तो आफ्टर एक्सचेंज एक्स इज 7 एंड वाई इज 6। यहां तक हम पहुंचे थे। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम जो था वो ये वाला रहता था कि राइट प्रोग्राम, इसमें that input 3-digit number and reverse it। 3 डिजिट का नंबर लेके उसको रिवर्स करना है। 3 डिजिट का नंबर लेके रिवर्स किस तरह करेंगे, ये प्रोग्राम है। दिस प्रोग्राम इनपुट 3 डिजिट नंबर एंड डिस्प्ले इट इन रिवर्स। पहले इसको मैं चलाता हूं कंपाइल करके, फिर समझाता हूं आपको। 3 डिजिट का नंबर मैंने लिया 1 2 3। ये 3 डिजिट नंबर है, ये एक ही नंबर है, 3 डिजिट का है। इसको मैंने रिवर्स ऑर्डर में शो करवाया है, तो नंबर इन रिवर्स ऑर्डर इज 3 2 1। फिर मैंने चलाया, फिर मैं कोई और नंबर देता हूं। कोई जरूरी नहीं कि ये 1 2 3 के लिए हमने बनाया हुआ है, इसको मैंने किसी भी 3 डिजिट नंबर के लिए बनाया हुआ है। मैं इसको देता हूं 7 3 9। तो ये इसको रिवर्स करके मुझे बताएगा कि इसका रिवर्स है 937। 937 ये एक जनरल प्रोग्राम है, किसी भी 3 डिजिट नंबर को ये रिवर्स कर देगा। अब इसकी लॉजिक आपने सोचनी होती है पहले कि एक 3 डिजिट का नंबर हम रिवर्स कर कैसे रहे हैं। लॉजिक ये है कि आपने ये जो नंबर लिया हुआ है 3 डिजिट का, इसका एक एक डिजिट आपने अलग कर देना है और इसको मुख्तलिफ वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा देना है, और फिर उसको आपने इस तरह से वेरिएबल को शो करना है कि वो आपको रिवर्स में शो होता नजर आए। बस इस प्रोग्राम के अंदर ये लॉजिक इंप्लीमेंट करनी है। अब हम प्रोग्राम के अंदर सपोज करते हैं कि हम इनपुट करवाते हैं नंबर, एंटर अ नंबर, स्कैनएफ एन। एक वेरिएबल हमें चाहिए होगा एन जो हमने इनपुट करवाना है, जो हमें से पहले पूछ रहा है कि एंटर अ नंबर। हमने उसको नंबर दे दिया, क्या नंबर दिया। अब लॉजिक के लिए आपको पहले एक नंबर सोच लेना है कि चलो हमने वो नंबर दिया होगा 3 4 5, तो ये हमारा प्रोग्राम इस 3 4 5 को किस तरह रिवर्स में बदल दे। उसके लिए फिर हमने लॉजिक सोच के प्रोग्राम में लिखनी है। तो 3 4 5 जो हम कहते हैं कि हमने एन में दिया था, इसको अगर आप 100 पे डिवाइड कर दें, अगर आप अपने पास रजिस्टर ले लें और 3 4 5 को 100 पे डिवाइड करें तो ए में क्या आएगा। इट्स अ डिवीजन प्रोसेस विदाउट फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन। दीज बोथ आर इंटीजर नंबर्स। जब आप इंटीजर में है तो ए के अंदर जो आएगा वो 3 आएगा,
ये आपने खुद डिवाइड करके देखना है, मैंने सारा हिंट यहाँ पे दे दिया हुआ है कि ये लॉजिक किस तरह चल रही है कि अगर नंबर 3 4 5 दिया हमने तो ये 100 पे जब डिवाइड करेगा तो ए के अंदर क्या आएगा 3। तो सपोज यहाँ पे ए के अंदर आ चुका है 3। जब ये नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा तो एन को ये रिमाइंडर लेगा 100 से। तो एन क्या है 3 4 5। जब इसका आप 100 से रिमाइंडर लेंगे, 100 से रिमाइंडर लेंगे तो नीचे क्या बचेगा? ऊपर तो 3 बच गया था, तो नीचे रिमाइंडर की तरफ क्या गया था 45। तो ये 45 किस में चला गया? एन में। स्टेप बाय स्टेप आपने याद करते जाना, देखते जाना कि क्या कर रहा है ये प्रोग्राम। ए में आ गया हुआ है 3 और एन के अंदर आ चुका है 45, यानी कि हमने 3 डिजिट नंबर में से एक डिजिट अलग कर दिया हुआ है, पहला डिजिट जो 3 था, और उसको ए में स्टोर करवा दिया है। बाकी अभी 45 हमारे पास दोबारा एन में आ गया है। अब ये जब इस स्टेप पे जाएगा प्रोग्राम, तो अब यहाँ पे एन को जो वैल्यू मिलेगी वो 3 4 5 नहीं होगी, बल्कि वो 45 होगी। तो ये 45 को फिर 10 पे डिवाइड करेगा। जब आप 45 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो बी के अंदर डेफिनेटली जो जाएगा वो 4 जाएगा। तकसीम करना अब आपका काम है, अगर नहीं तो पहली दूसरी क्लास की किताब उठा के तकसीम का अमल समझ लें कि तकसीम किस तरह होती है। अक्सर लोगों को नहीं आती तकसीम, और ये मुझे पता है कि तकसीम नहीं आती आपको। 45 को आपने डिवाइड करना है 10 पे और उसका आंसर क्वोशंट पे आएगा 4, और वो 4 चला गया बी में। 45 में से 4 निकल के बी में चला गया। अभी एन वही है 45। अब फिर वही 45 जो है ये 10 पे जब इसका रिमाइंडर आएगा तो नीचे बचेगा 5। तो एन में क्या चला गया 5। तो तीनों डिजिट अलग हो गए। 3 किस में पड़ा हुआ है? ए में। 4 किस में पड़ा हुआ है? बी में। और 5 किस में पड़ा हुआ है? एन में। और जब आप ये एक प्रिंट एफ लगाएंगे, नंबर इन रिवर्स ऑर्डर इज परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी, 3 परसेंटेज डी और 3 वेरिएबल। सबसे पहले आप एन को शो करेंगे, तो एन को शो करेंगे तो वो शो करेगा 5, बी को शो करेंगे तो वो करेगा 4 शो, सी ए को करेंगे तो वो करेगा 3। ये हमने सिर्फ एक नंबर के लिए इसको आपको समझाने के लिए यहाँ पे 3 4 5 की एग्जांपल ली है कि आपने इसको जहन में रखते हुए ये स्टेटमेंटें लगाई हुई हैं। अब जब हम इसको चलाते हैं तो हम इसको जरूरी नहीं कि 3 4 5 ही दे। अगर हम 3 4 5 ही दे देते हैं तो ये इसके मुताबिक जो हमने यहाँ पे किया है प्रोसेस समझा है, उसके मुताबिक इसने इसको 4 5 4 3 में बदल दिया है। लेकिन प्रोग्राम हमने जनरल बनाया हुआ है, प्रोग्राम के अंदर आप किसी भी नंबर को रिवर्स कर सकते हैं। अब वही स्टेप जब चलता है तो एन कुछ भी हो सकता है। ये सपोज किया हुआ एन है कि ये हमने अगर लिया तो ये स्टेटमेंट किस तरह चलेगी, हमने इसका ड्राई रन किया हुआ ये। इसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन 3 साइड्स ए बी सी आर गिवन यूजिंग दिस फार्मूला। इनपुट क्या होनी है? ए बी सी की वैल्यू, और ये फार्मूला अक्सर आप मैथ में इस्तेमाल करते हैं, एरिया इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होल अंडर रूट, वेयर एस ए बी सी तो इनपुट होके आ गए, तो एस आपने खुद कैलकुलेट कर लेना है प्रोग्राम के अंदर। एस को किस तरह कैलकुलेट करना है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। This program input 3 sides of the triangle and calculate the area of triangle. 3 साइड जो हमने लेनी है वो हमें 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, पहले ए बी और सी। और इसकी टाइप हमने फ्लोट रख ली है। फ्लोट इसलिए रखी है क्योंकि जब ये समझे कि एक एवरेज आ रही है या इसमें जब डिवीजन होती है तो ये पॉइंट में जाएगा एस, तो इसलिए हमने सबको ही फ्लोट कर लिया है ताकि हमारा आंसर जो है वो फ्लोट में आ जाए, एग्जैक्ट डिजिट के साथ आ जाए। और उसके बाद हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा एस और एक चाहिए होगा एरिया, उसके लिए हमने ए आर ले लिया। सबसे पहली प्रिंट एफ लगाई है एंटर द फर्स्ट साइड फॉर ए। आपने पहले वैल्यू देनी है ए के लिए, वो ए में ले ली जाएगी।
फॉर्मेट स्पेसिफायर एफ ए, फिर बी और फिर सी। ये वैल्यू लेने के बाद एस को कैलकुलेट करवा लेना है, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2.0। ये हमने फ्लोट इसलिए कर लिया है ताकि इसको जब ये प्लस करने के बाद जब डिवाइड करे तो यहाँ पे पूरी एग्जैक्ट वैल्यू एस में ले आए इशारिये के साथ, कोई रिमाइंडर नीचे ना बचे। उसके बाद ये वाला जो फॉर्मूला है, ये इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी, ये बनेगी एस इन टू या एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी। सी लैंग्वेज के अंदर इकट्ठा लिख देने से मल्टीप्लाई नहीं होती चीजें। आप कहें कि जो फार्मूला होता है वो तो इस तरह होता है लिखा हुआ, तो ये तो हम मैथ के अंदर हमारी अंडरस्टैंडिंग है क्या बनी हुई कि जब ये चीज इस तरह होती है तो इसका मतलब जरब खाना होता है, लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर ये आपने खुद इसको बताना है कि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू, ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई के साइन डालने हैं। तो ये s मल्टीप्लाई एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी, और इस ब्रैकेट के बाहर एक बिल्ट इन फंक्शन है एस क्यू आर टी। दिस फंक्शन इज अवेलेबल इन मैथ डॉट एच। ये मैथ डॉट एच का फंक्शन है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेना हो तो इस फंक्शन से लिया जा सकता है। जब ये इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई हो जाएगा तो एरिया में वो एरिया आ जाना है। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, जो कि परसेंटेज एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर और ए आर, इसको चलाना है। अब सबसे पहले ये यहां से शुरू हुआ चलना, एंटर फर्स्ट वैल्यू फॉर ए, ये मांग रहा है ए की वैल्यू, दे दी आपने ए की वैल्यू, इनपुट हो गई, ये वैल्यू 10 जो है वो ए में चली गई। फिर सेकंड वैल्यू आपने दे दी जो कि बी में चली गई, एंटर थर्ड वैल्यू फॉर सी जो कि सी में चली गई, और उसके बाद ये कैलकुलेशन होगी और स्क्वायर रूट आएगा। कैलकुलेशन हुई, उसके बाद ये दो वैल्यू कैलकुलेट होके यहाँ पे आके एरिया जो है उसने ये 40.186283 ये हमें शो कर दिया है फॉर द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, जो कि एक हीरो फार्मूला होता है, ट्राइंगल का फार्मूला है। तो इस तरह आप डिफरेंट फार्मूलाज मैथ की बुक से लें, उसके डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाएं और उसकी प्रैक्टिस करें कि हम कोई भी फार्मूला खुद इंप्लीमेंट कर सकें जो मैथ का होता है, कि आप उसको फिर वैल्यू दें, फार्मूला अप्लाई हो और उसके बाद उस फार्मूला का रिजल्ट आपको वो शो करे। इसके बाद फिर आखिरी इसमें प्रोग्राम है कि राइट प्रोग्राम दैट इनपुट रेडियस फ्रॉम द यूजर एंड कैलकुलेट एरिया एंड सर्कमफ्रेंस। रेडियस लेना है और एरिया और सर्कमफ्रेंस निकालना है। ये भी जस्ट इनपुट और आउटपुट की ही प्रैक्टिस है। दिस प्रोग्राम इनपुट्स रेडियस एंड कैलकुलेट द एरिया एंड सर्कमफ्रेंस। एरिया का जो फार्मूला हमने लगाया हुआ है वो लगाया हुआ है पाई आर स्क्वायर। एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफ्रेंस का फार्मूला 2 पाई आर, 2 पाई आर। एक चीज जो इनपुट होनी है उसका आपने वेरिएबल ले लिया और एंटर रेडियस आर हमने ले लिया। अब ये आर जो है दोनों फार्मूला के अंदर यूज होना है, एक ही इनपुट हो रही है रेडियस की। एरिया किस तरह निकलना है, एरिया इक्वल टू पाई, पाई की वैल्यू होती है 3.14, आर स्क्वायर के लिए हम लिखेंगे आर मल्टीप्लाई आर। तो ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू जो भी निकलेगी वो ए में स्टोर हो जाएगी। फिर सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर, तो ये 2 पाई आर की जो वैल्यू है वो सी में आ जाएगी। इसके बाद ये प्रिंट एफ चलेगी, एरिया इज ए एंड सर्कमफ्रेंस इज सी। एंटर फॉर रेडियस, रेडियस आपने दिया 5, उसका जो एरिया निकला है फार्मूला के मुताबिक वो ये है, और सर्कमफ्रेंस ये निकला है।
इसके बाद ये क्योंकि इनपुट और आउटपुट का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो अभी हमने एक फंक्शन पढ़ा है इनपुट का scanf और दूसरा आउटपुट का फंक्शन पढ़ा है printf। अब हम देखते हैं कि करेक्टर इनपुट के लिए, यानी कि जो इनपुट और तरह की करेक्टर इनपुट होती है उसके लिए अलग से स्पेशलाइज्ड फंक्शंस भी हैं, गेट सी एच एंड गेट सी एच ई। दो फंक्शंस हैं, गेट सी एच एंड गेट सी एच ई। गेट सी एच स्टैंड फॉर गेट करेक्टर। गेट करेक्टर, एक हरफ ये इनपुट करते हैं, सिर्फ एक हरफ, एक लेटर, कोई सा भी लेटर आप इस फंक्शन के थ्रू इनपुट कर सकते हैं। और गेट सी एच ई जो है ये भी गेट करता है एक करेक्टर, एक लेटर। और ई स्टैंड फॉर इको। इको मीन डिस्प्ले करना। गेट सी एच से जो हम करेक्टर लेते हैं वो डिस्प्ले नहीं होता, जबकि गेट सी एच ई से जब हम कोई करेक्टर इनपुट करते हैं तो वो डिस्प्ले हो जाता है। दोनों का फर्क आपको प्रोग्राम से भी नजर आ जाएगा। इन दोनों को यूज करने का एक ही तरीका है, विदाउट वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं गेट सी एच, और विद वेरिएबल यानी कि जो वैल्यू आप इनपुट करें वो किसी वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकते हैं। इन दोनों फंक्शंस के लिए हमें एक अलग से हेडर फाइल चाहिए होगी, conio.h, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। पहले हम लगाते हैं stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ये जो है ये conio की जरूरत पड़ेगी, कंसोल इनपुट आउटपुट की। अब देखते हैं कि इस प्रोग्राम के साथ हमने इनपुट लेनी कैसे है। गेट सी एच से और गेट सी एच ई से कैसे इनपुट लेते हैं, वही चीज हम स्कैन एफ से भी ले सकते हैं। यानी कि जो इनपुट आप गेट सी एच से ले रहे हैं वो स्कैन एफ से भी ले सकते हैं। एक वेरिएबल लिया चौर सी, एंटर एनी करेक्टर, स्कैन एफ, उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया %c, और यहाँ पे वेरिएबल लिख दिया ये जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है एड्रेस ऑपरेटर सी। उसके बाद हमने आउटपुट कर दी कि यू एंटर्ड सी। चलाते हैं इसको, कहता है जी एंटर एनी करेक्टर। यहाँ पे ये स्कैन एफ वेट कर रहा है, हमने इसको दिया 7। जैसे ही एंटर किया उसने कहा यू एंटर्ड 7। अब इसमें हुआ क्या है, हुआ ये है कि जैसे ही मैंने प्रोग्राम चलाया है, चलाने के बाद मैं यहाँ पे इसको एक करेक्टर दे रहा हूं, तो ये अभी भी कर्सर ब्लिंक कर रहा है। यानी कि ये किस चीज का वेट कर रहा है, ये वेट कर रहा है कि अभी एंटर की प्रेस की जाए। भाई एक करेक्टर देना था वो हमने दे दिया है, तो अब एंटर की जरूरत क्यों है। स्कैन एफ तब तक इनपुट मुकम्मल नहीं करता जब तक हम इसको कीबोर्ड से एंटर की नहीं दबाते। एंटर की दबाऊंगा तो ये इस प्रिंट एफ पे जाएगा और मुझे बताएगा कि मैंने क्या लेटर एंटर किया है। और अगर यही काम मैं यहाँ पे स्कैन एफ की बजाय इस तरह लिख दूं, C इक्वल टू गेट सी एच, तो अब मैं इस तरह भी एक करेक्टर इनपुट कर सकता हूं, एंटर एनी करेक्टर। तो ये वाला फंक्शन मुझे करेक्टर इनपुट करके देगा गेट सी एच, और ये किस में ले जाएगा, उस हरफ को सी में, और फिर ये प्रिंट एफ उस हरफ को आउटपुट कर देगी। चलाते हैं इसको। अब मैंने जैसे ही यहाँ पे एक हरफ दे देना है तो इसने वेट नहीं करना कि मैं अब इसको एंटर दबाऊं, क्योंकि ये उसको पता है कि एक करेक्टर इनपुट हो गया है और उसके बाद कुछ इनपुट नहीं होना। तो मैं यहाँ पे जैसे ही एच प्रेस करता हूं तो वो कहता है यू एंटर्ड एच, कोई एंटर की नहीं बाद में दबाई एच के। फिर मैं चलाता हूं, फिर मैं इसको देता हूं, यहाँ पे कीबोर्ड से मैं 8 प्रेस करने लगा हूं, 8। तो मैंने 8 जैसे ही प्रेस किया है तो उसने कहा यू एंटर्ड 8, लेकिन यहाँ पे बता नहीं रहा था कि मैंने 8 प्रेस किया है। यहाँ पे लिखा नहीं आ रहा जो मैंने दिया था, पहले स्कैन एफ में यहाँ पे लिखा आता था। अच्छा, फिर यहाँ पे मैंने दोबारा चला के फिर मैंने अब इसको दिया ए, तो कहता है यू एंटर्ड ए, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखा रहा कि मैंने ए टाइप किया है। ये चीज हमें दिखाएगा गेट सी एच ई। अगर यहाँ पे चला तो चल जाए, ठीक हो गया जी।
अब ये हमें गेट सी एच ई वाला फंक्शन भी वही काम कर रहा है, लेकिन इको कर रहा है। इको का मतलब यहाँ पे आप देखो ऊपर डिस्प्ले भी होता है, जो मैं यहाँ पे कीबोर्ड से टाइप करता हूँ वो यहाँ पे नजर भी आता है। फिर चलाता हूँ, अब मैं इसको देता हूँ 8, तो ये 8 लेता है, कोई एंटर की नहीं दबानी। स्कैन एफ अगर लगाएंगे तो आपको एंटर की दबानी पड़ेगी कैरेक्टर इनपुट करने के बाद। वही चीज अगर आप इन स्पेशलाइज्ड फंक्शन से लेंगे गेट सी एच या गेट सी एच ई से, तो आपको एंटर की दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फर्क है इसका। उसके बाद स्ट्रिंग इनपुट किस तरह से ले सकते हैं आप, इसके लिए भी स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। हम स्कैन एफ से भी स्ट्रिंग इनपुट लेते आए हैं, और वही चीज आप गेट एस से भी कर सकते हैं। और किसी स्ट्रिंग को आउटपुट करने के लिए आप पुट एस फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह हम प्रिंट एफ इस्तेमाल करते हैं। तो गेट एस इज यूज टू इनपुट अ स्ट्रिंग, पुट एस इज यूज टू आउटपुट ए स्ट्रिंग। एक इनपुट लेता है और दूसरा आउटपुट देता है, और ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन है सिर्फ स्ट्रिंग इनपुट के लिए। ये किसी और तरह की इनपुट नहीं लेंगे, सिर्फ स्ट्रिंग लेनी है इन्होंने। ये मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, 4 डाटा टाइप। डाटा टाइप हमेशा 4 ही यूज होगी, स्ट्रिंग की कोई डाटा टाइप नहीं है। स्ट्रिंग सिर्फ डाटा को कहते हैं, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। जब हम यहाँ पे उसको करेक्टर्स की कलेक्शन दे दी है कि हम ज्यादा से ज्यादा 15 हरफ देंगे एक नाम के अंदर, तो हम इसको कहते हैं कि ये स्ट्रिंग बन गई है। डाटा टाइप इसकी 4 ही है, करेक्टर्स ही है। अब यहाँ पे मैं गेट एस की बजाय यहाँ पे स्कैन एफ भी लगा सकता हूँ। स्कैन एफ परसेंटेज एस comma nm, दिस लाइन विल बी इग्नोर्ड, और ये कहेगा योर नेम इज। ये पुट एस से अब मैं नेम को आउट करने लगा हूं, या इस पुट एस को भी मैं अभी कमेंट कर देता हूं और यहां पे डाल देता हूं परसेंटेज एस, और फिर जाके इस nm को डिस्प्ले करवा देता हूं। स्कैन एफ एक जनरल फंक्शन है, इससे आप हर तरह की इनपुट ले सकते हैं। एंटर योर नेम, योर नेम इज फहद, जो नाम दिया वही नाम आउटपुट किया। हमने सिर्फ प्रैक्टिस की है कि एक स्ट्रिंग दे के उसको आउट करवाया बस। और किसके साथ की है, ये अभी हमने स्कैन एफ का फंक्शन इस्तेमाल किया है और प्रिंट एफ का फंक्शन ही इस्तेमाल करके हमने स्ट्रिंग को आउट करवाया है। अब हम स्कैन एफ को करने लगे हैं डिलीट, और अब यहाँ पे हम स्पेशलाइज्ड फंक्शन स्ट्रिंग लेने का गेट एस का इस्तेमाल करेंगे, और इसी गेट एस की मदद से ही हम पुट एस की मदद से ही इस स्ट्रिंग को डिस्प्ले भी करवाएंगे। तो ये 2 फंक्शंस होंगे, ये गेट एस स्ट्रिंग लेगा, और ये पुट एस उसी फंक्शन उसी स्ट्रिंग को जो हमने दी होगी क्या करेगा, आउट कर देगा। अब हम गेट एस से स्ट्रिंग इनपुट करेंगे और पुट एस से आउटपुट करेंगे। एंटर योर नेम, स्कैन एफ की जगह हम क्या इस्तेमाल करने लगे हैं, गेट एस। और जहां पे प्रिंट एफ के अंदर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर दे के लगा देते थे स्ट्रिंग को, अब उसकी जगह हमने लगा दिया है पुट एस का फंक्शन। इसको चलाया, एंटर योर नेम। अब ये जो एंटर योर नेम आ रहा है, ये इस प्रिंट एफ ने हमें ये मैसेज दिखाया है। उसके बाद अब ये गेट एस वेट कर रही है, हमने यहाँ पे नाम दे दिया। ये नाम जैसे ही मैंने एंटर की दबानी है, ये एनएम वेरिएबल के अंदर ये गेट एस फंक्शन ले लेगा। जैसे ही इसने ले लिया, उसके बाद उसने ये प्रिंट एफ और पुट एस चला दिया। योर नेम इज, योर नेम इज, साथ पुट एस ने जो एनएम के अंदर हमने वैल्यू दी थी उसको आउट कर दिया। तो इस तरह आप गेट एस एंड पुट एस से स्ट्रिंग इनपुट
कर सकते हैं और स्ट्रिंग को आउट भी कर सकते हैं। CLR SCR का एक फंक्शन होता है, ये टर्बो सी में चलता है, बाकी जो कंपाइलर्स हैं उनके अंदर ये चलता नहीं है, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। ये कंपाइलर हर कंपनी जब बनाती है तो उसके अंदर कुछ अपने फंक्शन डालती है। तो ये वैसे पढ़ लें कि दिस फंक्शन इज यूज्ड टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। बाज दफा आउटपुट स्क्रीन क्लियर नहीं होती पहले से, तो उसको क्लियर करने के लिए हम CLR SCR का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, और ये हेडर फाइल conio.h के अंदर होता है। अब अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहें तो आप इस तरह एक फंक्शन बना के उसमें एक printf लिखें, उसके बाद एक क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लगा दें और फिर printf लिखें। तो जब ये प्रोग्राम चलेगा तो ये सिर्फ और सिर्फ वर्ड को प्रिंट करेगा, क्योंकि हेलो जब प्रिंट हुआ तो उसके बाद हेलो लिख के इसने समझो बोर्ड साफ कर दिया, और फिर वर्ड लिखा तो आपको सिर्फ वर्ड ही नजर आएगा। ये इस कंपाइलर पे नहीं चलेगा, डेव पे। इसको प्रैक्टिस के लिए आप टर्बो सी अगर हो या आपके पास अगर कोई और कंपाइलर हो तो ये चलाएगा, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है स्क्रीन को क्लियर करने का। यूज इसका मैंने आपको बता दिया कि इस तरह आपने करना है। और आखिरी है जी साइज ऑफ ऑपरेटर या साइज ऑफ फंक्शन। साइज ऑफ का जो फंक्शन होता है ये हमें हेल्प करता है कि हम किसी भी वैल्यू या किसी डाटा टाइप या किसी वेरिएबल के नंबर ऑफ बाइट्स जो वो ले रहा है उसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि जो कंपाइलर है हमारे पास टर्बो या डेव, ये करैक्टर डाटा टाइप या करैक्टर का जो वेरिएबल है उसको कितने नंबर ऑफ बाइट्स एलोकेट करता है, तो ये वाला फंक्शन हेल्प करेगा साइज ऑफ। साइज ऑफ के अंदर आपने ऑपरेंड देना है, ये ऑपरेंड कोई भी वैल्यू दे दें, कोई डाटा टाइप दे दें, कुछ भी। यहाँ पे इसको मैं आपको दिखाता हूँ, ये है साइज ऑफ। printf एक लगाई, कैरेक्टर वेरिएबल टेक्स, ये तो मैंने एक मैसेज लगाया कैरेक्टर वेरिएबल टेक्स, यहाँ पे लगाया %d। %d क्योंकि ये जो इसने वैल्यू डिस्प्ले करनी होती है ये इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले करनी होती है 1 2 3 4, तो उसके लिए %d ही लगाना है, बाइट्स। और ये %d को वैल्यू कहां से मिल रही है, इस साइज ऑफ फंक्शन से। किसका साइज ऑफ हम मालूम कर रहे हैं, साइज ऑफ c। व्हाट इज c? c इज अ वेरिएबल ऑफ कैरेक्टर टाइप। तो ये वाली लाइन जब चलेगी तो ये मुझे कहेगी कि कैरेक्टर वेरिएबल टेक्स साइज ऑफ c क्या आएगा, कैरेक्टर कितने लेता है 1, तो यहाँ पे लिखा आएगा 1 बाइट्स। कैरेक्टर वेरिएबल टेक्स 1 बाइट्स। फिर जब ये लाइन चलेगी तो ये मुझे बताएगी कि इंटीजर टेक्स %d बाइट्स। व्हाट इज %d बाइट्स? साइज ऑफ 5 इज इंटीजर। तो इंटीजर कितने बाइट ले रहा है, ये वाला डेव कंपाइलर 4 बाइट ले रहा है, आपका कंपाइलर भी 4 ही ले रहा होगा जो कि मोबाइल पे आपने इंस्टॉल किया होगा। तो ये जब फिर चलेगा तो ये मुझे आउटपुट में क्या बताएगा कि इंटीजर टेक्स 4 बाइट्स। चला के चेक करते हैं इसको। कैरेक्टर वेरिएबल टेक्स साइज ऑफ c, इसने इसको इससे बदला 1 से और कहा जी साइज ऑफ कैरेक्टर जो है वो 1 बाइट्स लेता है। इंटीजर टेक्स कितने बाइट्स ले रहा है, 4 ले रहा है। इसी तरह आप यहाँ पे printf लगा देते हैं जी %d कॉमा साइज ऑफ। किसका साइज ऑफ आपने मालूम करना है, डबल का, डबल डाटा टाइप का। साइज ऑफ डबल डाटा टाइप, तो डबल डाटा टाइप का ये अभी हमें बता देता है कि कितना साइज है 5d। 8 कितना शो किया उसने, 8। ऊपर वाली एग्जांपल्स में
साथ मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया था। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इस 8 के साथ कि डबल डाटा टाइप टेक्स दिस विल शो 8 और आगे मैं बाइट्स लिख दूंगा, तो एक प्रॉपर मैसेज बन जाएगा कि डबल डाटा टाइप टेक्स 8 बाइट्स। यहाँ पे मैं इसको बना सकता हूँ, डबल डाटा टाइप टेक्स बाइट्स। अब मैं इसको चलाता हूँ जी। डबल डाटा टाइप टेक्स 8 बाइट्स। इसी तरह आप सो ऑन प्रैक्टिस कर सकते हैं, वेरिएबल भी लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट डाटा टाइप भी मेंशन कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कोई कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे डायरेक्ट अगर ये 5 था तो मैं इसको 5.6 कर देता हूँ, तो अब ये फ्लोट बन गया। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ फ्लोट टेक्स। अब मैं फ्लोट के देख लेता हूँ कितने लेता है वो। तो फ्लोट टेक 8 बाइट्स।